हमेशा की तरह एक बार फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल लैनो एज में स्वागत है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और मैं सरलता से मुग़लों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। बाबर की सेना में एक अदने से सिपाही ने ये बात कही, सोची और उसको कार्यान्वित किया और एक दिन वह भारत की गद्दी पर बैठ गया। मैं बात कर रहा हूँ शेर शाह सूरी के बारे में, जिसने भारत में मुग़लों की सत्ता को लगभग समाप्त कर सूरवंश की स्थापना की। 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी यानी कि 15 वर्षों तक भारत में अफ़गानों का शासन रहा। इससे पहले हमने देखा कि सल्तनत काल में लोदी वंश था जो अफ़गान थे। इस प्रकार भारत में ये दूसरा अफ़गानों का शासन था। शेर शाह सूरी का इतिहास अचीवमेंट से भरा हुआ है। एक अकेला इंसान जनता की भलाई के लिए इसने बहुत कुछ किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, इसने सराय बनवाए, भोजनालय बनवाया, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए। इसने भूमि सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जो आगे चलकर अकबर द ग्रेट ने अपनाया। और आज हम जिस पोस्टल ऑफिस की बात करते हैं, पत्र व्यवहार की बात करते हैं, वो हमें शेर शाह सूरी ने ही दिया था। आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम इसके जीवन के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे उसने भूमि की पैमाइश, किसानों से सीधे संवाद, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मस्जिदों मंदिरों में से उचित उपाय किए। 68 वर्ष की उम्र में वो भारत की गद्दी पर बैठा और 5 साल ही मिले, लेकिन इस 5 साल में ही उसने बहुत सारे काम किए और इसका एक ही उद्देश्य था, जनता की भलाई। और अगर ऊपर वाले ने उसे मौका दिया होता तो आज भारत में मुग़ल वंश ना होता, सूरवंश और सूरवंश ही रहता। चलिए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी कौन था और उसने भारत में क्या क्या उपलब्धियां दी। मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेर शाह सूरी ने उस सूरी के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक आपको इतिहास क्रम में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला है कि 1472 में शेर शाह सूरी के जन्म। असल में इतिहासकारों में खुद मतभेद है कि इसका जन्म 1472 में हुआ था कि 1486 ईस्वी में। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। आप ये जान लीजिए कि इतिहासकार परमात्मा शरण जो है वो 1472 बताते हैं और इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो इसको 1486 बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1497 में यह अपने पिता, जिनका नाम हसन खां सूरी था, उसके साथ सासाराम की जागीरी में लग गए थे। दूसरा है 1522, शेर शाह पंजाब के रईस आदमी की बात कर रहे हैं, उस जमाल खान की सेवा में चले गए थे और उसी वर्ष फिर लौटकर शेर शाह बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खां लोहानी के सहायक नियुक्त हुए। 1527 ईस्वी में शेर शाह भारत की सेना में शामिल हुए। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हज़रत आला की उपाधि धारण की। ये इससे पहले जो है उसने शेर खान की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उसने बहार खां लोहानी को एक शेर से बचाया था और शेर की हत्या कर दी थी तलवार के एक ही वार से। तो उसे शेर खान की उपाधि मिली थी बहार खां लोहानी से। 1530 में चुनार के किले पर कब्जा कर सूबेदार ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से उसने विवाह कर लिया था और इस विवाह में उसको बहुत सारा धन की प्राप्ति हुई थी। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी उसने महमूद लोदी की सहायता की। 1532 ईस्वी में हम देखते हैं कि चुनार के घेरे के दौरान संधि में अपने पुत्र कुतुब खां को वो हुमायूं की सेवा में भेज देता है। आगे 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध होता है। इसमें बंगाल के शासक महमूद शाह ने 13 लाख दिनार उसे दिए हर्जाने के रूप में। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध होता है
और हुमायूं इससे पराजित हो जाता है। आगे देखते हैं 1540 ईस्वी। ये शूरवंश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और इस युद्ध के पश्चात ही भारत में सूरवंश की स्थापना हुई थी। आगे 1540 में शेर शाह का पहला अभियान होता है और ये पंजाब में कामरान के विरुद्ध होता है और वो कामरान को जाकर हरा देता है। 1540 ईस्वी शेर शाह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1541 ईस्वी में हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा पर लूटपाट करने वाले गख्खरों को उसने हराया, जबकि पूर्णतः उन्हें नहीं हरा सका। छुटपुट गख्खरों का संघर्ष इससे चलता ही रहा जीवन भर। 1541 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार खिजर खां को बंदी बना लेता है और आगे देखते हैं कि 1542 ईस्वी में मालवा के मल्लू खां, यानी जिन्हें हम कादर खान के नाम से भी जानते हैं, उसने इसके सामने आत्मसमर्पण किया। ये सारी बातें हम शेर शाह सूरी के बारे में ही देख रहे हैं। 1542 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर अपने बेटे आदिल खान को रणथंभौर का गवर्नर बना दिया। 1543 ईस्वी में रायसेन के राजा पुरनमल को विश्वासघात करके मार डाला और ये शेर शाह के जीवन में एक कलंक ही रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने कुरान शरीफ की कसम खा के पुरनमल को उसके महल से बाहर निकाला और उसे फिर मार डाला। इस बात से इतना ही उसके बेटे को चोट लगी कि उसने आत्महत्या कर ली। आगे 1543 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त की और बख्शू लंघार और फतेह खान को हराया। 1544 ईस्वी गिरे सुमेल का युद्ध होता है। ये युद्ध राजपूतों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस युद्ध में राव जेताजी राठौर और राव कुंपाजी राठौर बड़े ही वीरता से लड़ते हैं। लगभग युद्ध जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन बाद में शेर शाह सूरी को उसके सेनापतियों से और सहायता मिल जाती है और वह यह युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध में बहुत सारी स्त्रियों ने जौहर किया और बहुत सारे राजपूत मारे जाते हैं। 1545 ईस्वी शेर शाह सूरी के जीवन का अंतिम युद्ध होता है। इस युद्ध में वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, क्योंकि उसको एक बम फटने से वो जल जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले वो इस बात को सुन लेता है कि उसको इस युद्ध में फतह मिली है। इस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था और 1545 ईस्वी में इस महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? शेर शाह सूरी के जन्म वर्ष को लेकर इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इसको 1486 ईस्वी मानते हैं और कुछ इसको 1472 ईस्वी मानते हैं। इतिहासकार परमात्मा शरण 1472 ईस्वी मानते हैं और इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो इसको 1486 ईस्वी मानते हैं। खैर, एग्ज़ाम्स में आपको ये नहीं आता है क्योंकि इसमें विवाद है। ठीक है, अगर इतिहासकार का नाम लेकर आएगा तो आप इसका जवाब दे देंगे जिस तरह का रहे, या तो 1472 या 1486 ईस्वी। खैर, इनका जन्म जो है वो वर्तमान के आज के पंजाब के होशियारपुर ज़िले में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता हसन खां सूर और इनकी माँ रानी शाह थी। इनके दादा का नाम इब्राहिम खान सूरी था। बचपन में इन्हें फरीद खान के नाम से जानते हैं। एक शेर को मारने के कारण दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। ये सूरों के पश्तून यानी कि पश्तून संप्रदाय से संबंधित थे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि शेर शाह ने अरबी और फारसी भाषाओं में किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा जौनपुर। बचपन में इसकी जो सौतेली माँ थी उससे इसकी नहीं पड़ती थी, इसीलिए वो घर छोड़ के चले गए और जौनपुर में जाकर उन्होंने अरबी, फारसी और अन्य भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए वो अपने समय के काफ़ी पढ़े लिखे और सुदृढ़ शासक माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूर वंश की स्थापना किसने की थी? इसे सूर या सूरी दोनों ही
शब्दों से नवाजा जाता है। उत्तर हो जाएगा शेर खान। 1540 ईस्वी में हम देखते हैं कि कन्नौज के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने भारत में सूर वंश की स्थापना की। सल्तनत काल के लोदी वंश के बाद भारत में यह अफ़गानों की दूसरी सत्ता थी, यानी कि पहला जो था वो लोदी वंश वाले अफ़गानी थे और दूसरा जो है शेर शाह भी अफ़गान के थे। इसके पहले 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल 1540 यानी कि सूर वंश का शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक का है और इसके संस्थापक यानी कि शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन करते हैं। 10 जून 1540 ईस्वी को शेर शाह का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ और इस समय इनकी उम्र 68 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के सूबेदार लोहानी खां की विधवा जिससे शेर शाह ने विवाह किया था उनका नाम क्या था? तो दूदू बेगम इनका नाम था और इनसे शादी करने के बाद वो इसके बेटे का संरक्षक बन गया और इन दक्षिण बिहार का शासक बन गया था। 5वां प्रश्न है कि कुरान मजीद की झूठी कसम खाकर शेर शाह सूरी ने किस राजा की हत्या की जो उसके चरित्र पर कलंक की तरह? उत्तर हो जाएगा राजा पूरनमल। 1543 ईस्वी में रायसेन के घेरे के दौरान उसने कुरान शरीफ की कसम खाके राजा पूरनमल को महल से बाहर निकाला और धोखे से फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से आहत होकर उसके खुद के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। 6ठा प्रश्न है, शेर शाह के कालिंजर अभियान के समय 1545 ईस्वी में वहाँ का राजा कौन था? उत्तर हो जाएगा कीरत सिंह। ये शेर शाह के शासनकाल और जीवन दोनों का ही अंतिम अभियान था। कालिंजर को बुंदेलखंड की कुंजी के नाम से जाना जाता था। उसी समय उक्का नामक तोप से फटने से बारूद में आग लग जाती है और शेर शाह झुलस की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके अब हम उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। शेर शाह द्वारा जारी किए गए शुद्ध चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो रुपया, जिसको आज भी भारत में और कई अलग मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। ये लगभग जो है 180 ग्रेन का होता था और शेर शाह ने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कितने सड़कों का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने 4 सड़कों का निर्माण करवाया था। पहला उसने कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया जिसे सड़क ए आज़म के नाम से जाना जाता है और इसे ही मौर्य काल में हम उत्तर पथ के नाम से जानते थे। दूसरा, उसने आगरा से चित्तौड़ तक सड़क का निर्माण किया। तीसरा, आगरा से बुरहानपुर सड़क का निर्माण किया और चौथी सड़क उसने मुल्तान से लाहौर तक बनाई थी। इसके साथ ही साथ शेर शाह ने लगभग 1700 सरायों का भी निर्माण कराया था और जिसकी देखभाल के लिए उसने सिकदार नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। 9वां प्रश्न है, सासाराम की झील के बीचों बीच बने शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार है अली बागाल खान। ठीक है, और ये जो है अष्टकोणीय इमारत है। इस मकबरे का नाम शेर शाह सूरी मकबरा भी है और इसका निर्माण अष्टकोण के अंदर इसमें हुआ है। इसमें लगभग 24 कब्रें हैं। यह अफगान स्थापत्य कला का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गिरी सुमेल का युद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है शेर शाह के जीवन काल का, किस वर्ष गिरी सुमेल का युद्ध राजपूत योद्धा राव जेताजी राठौर एवं राव कुंपाजी राठौर तथा दिल्ली के बादशाह शेर शाह के बीच हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1544 ईस्वी। इस युद्ध का जो सेनापति था वो राजपुरोहित प्रताप सिंह जी थे, क्योंकि राजा मालदेव जो थे वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर जोधपुर चले गए थे।
असल हुआ क्या था कि शेर शाह ने एक गलत चिट्ठी भिजवा दी थी उनके खेमे में, यानी कि राजा मालदेव के खेमे में, कि उसके जो सैनिक हैं वो पकड़कर मालदेव को शेर शाह को सौंपने वाले हैं। तो इस डर से वो जो है भागकर जोधपुर चले गए थे, लेकिन उनके दो राजपूत योद्धा चेताजी राठौर और राव कुंभा जी बहुत ही बहादुरी से लड़े। जीत लगभग पक्की थी, लेकिन अंत में शेर शाह सूरी को और ज़्यादा मदद मिलने की वजह से, यानी उसके पास और सैनिक आ गए और ये युद्ध में मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1544 ईस्वी में लड़े गए गिरी सुमेल का युद्ध के बाद किस बादशाह ने ये कहा, खैर करो वरना मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को ही खो देता। ये शेर शाह सूरी ने कहा है, क्योंकि इस युद्ध को जीतने में उसने अपना सारा समय लगा दिया था। उसने गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ को जीतने के बाद ये कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 47 इकाइयों में बांटा था, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम सरकार के नाम से जानते हैं। मतलब जो जिस तरह आज देश राज्यों में बटा होता है, उसी तरह से शेरशाह ने प्रशासन के दृष्टिकोण से अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग इकाइयों में बांट दिया था, जो सरकार कहलाते थे। सरकार के नीचे परगना होता था और परगना के नीचे ग्राम हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी के समय भू राजस्व एवं लगान वसूली से संबंधित विभाग क्या कहलाता था? तो इसे हम दीवाने वजारत के नाम से जानते थे। लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान, राज्य के आय व्यय की देखभाल करना, अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना, ये सब इस विभाग का काम हुआ करता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं वेतन से संबंधित विभाग क्या कहलाता था? इसे दीवाने आरिस के नाम से जानते थे। और एक और विभाग होता था जो कोषाध्यक्ष होता था, उसे हम पोतदार के नाम से जानते थे। नेक्स्ट पर है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाना किसका कार्य था? उत्तर हो जाएगा दीवाने इंशा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने प्रशासन का केंद्रीयकरण कर उसे कितने विभागों में बांटा था? 12 विभाग। एक बार ध्यान देंगे आप कि ये पहले हमने देखा है कि उसने अपने पूरे साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था। तो साम्राज्य को जो है, जो स्टेट्स में बांटा था वो 47 है, लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न है कि उसने प्रशासन का केंद्रीयकरण कर उसे कितने, तो ये इसका जवाब हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में न्याय विभाग किस नाम से जाना जाता था? दीवाने कज़ा के नाम से, दीवाने कज़ा। न्याय व्यवस्था में शेर शाह सर्वोच्च न्यायाधीश था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट सो कॉल्ड हो जाएगा, चीफ जस्टिस उस ज़माने का शेर शाह सूरी खुद था। नेक्स्ट प्रश्न, शेर शाह सूरी के काल में वैसे गांव जिसमें कृषि भूमि के साथ साथ वास यानी कि रहने की भी भूमि होती थी, क्या कहलाते थे? तो उसे डेल कहते थे। जिस गांव में सिर्फ कृषि भूमि होती थी, ध्यान रखेंगे, उसे मौजा कहते थे। और जिसमें दोनों भूमि होती थी, यानी कि कृषि के साथ साथ रहने की व्यवस्था होती थी, उसे डेल कहते थे। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी के समय भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी? तो इसे गज ए सिकंदरी कहते थे। माप की सबसे छोटी इकाई को परगना तथा सबसे छोटी इकाई को बीघा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी के काल में भूमि माप की पद्धति क्या कहलाती थी? उत्तर हो जाएगा जबती पद्धति। और ये काफ़ी प्रचलित है, बाद के राजाओं ने भी, अकबर ने भी इसको अपनाया था। यह टोडरमल पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। हम देखते हैं कि टोडरमल अकबर के नौरत्नों में से एक थे,
क्योंकि टोडरमल ने ही इस प्रणाली का शुरू किया था, इसलिए इसे टोडरमल प्रणाली कहते हैं। इसे जब्त या जब्ती, जरीब, अमल जरीब, इन सब अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की भू राजस्व पद्धति किस नाम से जानी जाती है? पहला है कि भूमि की नाप की पद्धति। यहाँ भू राजस्व यानी कि भूमि से जो पैसा प्राप्त होता है या कर व टैक्स लिया जाता था, उसे किस नाम से? तो इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर न होकर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के काल में अनाजों की दर तालिका की रेट्स जो थी वो किस नाम से जाना जाता था? उसे तो राई के नाम से जाना था। ये फसल के दामों की सूची होती थी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी के काल में भूमि माप के अधिकारी एवं भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को वेतन देने के लिए एक कर जरिमाना लिया जाता था और दूसरा किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा मोहसिलाना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शेर शाह सूरी के काल में सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो उन्हें अशरफी कहा जाता था या मोहरे भी कहते थे। चांदी के हम लोग देख चुके हैं कि चांदी के सिक्कों को रुपए के नाम से जाना जाता था। तांबे के सिक्के दाम, अघोला, पावला या दमड़ी कहलाते थे और सोने के सिक्कों को अशरफी या मोहरे कहा जाता था। ये शेर शाह सूरी ने ही 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली, यानी 3 धातु मतलब सोना, चांदी और तांबा, 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली की शुरुआत की थी। हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले प्रश्न में कि मोहसिलाना जो है वो उसमें उत्पादन का 5% होता था और जो पहला वाला जरिमाना है उसमें उत्पादन का 2.5% ब्याज के कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, 1528 ईस्वी में, यानी कि शेर शाह के भारत के साम्राज्य बनने से पहले की बात है ये, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से किसने कहा था कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो हिंदुस्तान के तख्त पर पैठान ही बैठेगा। शेर शाह सूरी ने युद्ध के दौरान अपने किसी साथी से ये बात कही थी और उसने अपनी इस बात को सिद्ध भी कर दिया था। एक बार शेर शाह सूरी महाराज बाबर के साथ बैठकर भोज का आनंद ले रहे थे। खाने में मीट आया तो एक मीट का बड़ा सा टुकड़ा उसने अपनी तलवार से काट दिया। तो बाबर ने इसे अपनी उसकी धृष्टता समझा और अपने एक सेनापति से कहा कि इस लड़के पर नज़र रखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है। और उसकी बात सही भी सिद्ध हुई क्योंकि ये आगे चलकर उसके शासनकाल यानी कि उसके बेटे हुमायूं के लिए एक खतरा ही हुआ जिसने उसको गद्दी पर से हटा दिया। तो प्रश्न है हमारा कि शेरशाह ने अपने बेटे आदिल खान को कहाँ का गवर्नर बनाया था? रणथंभौर का। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने अमीनों की देखभाल के लिए किस असैनिक अधिकारी को नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा अमीन ए बंगला। आगे आइए, तारीख़ शेरशाही नामक पुस्तक के रचनाकार अब्बास खान सरवानी ने किसे द्वितीय सिकंदर कहा है? उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसके पहले जो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी को भी द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। जो अब्बास खान सरवानी थे ये आने वाले अकबर के समय के वाक़यानवीस थे, ये शेरशाह के नहीं थे, लेकिन उसने उनको उपाधि जो दी है वो द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत किसके शासनकाल में लिखी गई थी? उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी संप्रदाय का महाकाव्य कहलाता है। इसमें रानी पद्मावती के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में गल्ला बख्शी, नक्शा या मुक्ताई, नकदी अथवा जब्ती ये सब क्या थे?
तो ये सब लगान निर्धारण की प्रणाली हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने माप की इकाई के लिए किसका प्रयोग किया? उत्तर है ज़रीब। ज़रीब का प्रयोग किया। हम देखते हैं कि शेर शाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज तथा सन की डंडी, जो गांव में या खेतों में होती है, सन की डंडी, उसका भी प्रयोग किया था। आगे आ जाएंगे। शेर शाह सूरी के शासनकाल में सर्वोच्च न्यायाधीश को क्या कहते थे? उत्तर हो जाएगा सुल्तान उल अदल। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ प्रश्न है या आगे और कुछ आपको किसी इतिहास में कुछ पूछना है, करना है, तो आप निश्चित जो है निर्भय होके आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो दो चीज़ याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें हमें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी स्वयं सत्ता के किस दिन न्याय के लिए बैठता था? तो उत्तर हो जाएगा बुधवार के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। मध्यकालीन किस इतिहासकार ने शेर शाह सूरी के सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कानूनगो। हमने देखा कि अपने इस पूरे राज्य में उसने सड़कों का निर्माण किया, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, सराएं बनाई, मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाई, हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए, और उसने लगभग जो है 1700 सरायों का निर्माण किया। 4 सड़कें बनवाई जो जिनमें ग्रैंड ट्रंक रोड हम देख चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है, इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने किस मध्यकालीन शासक के बारे में कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था? उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। जबकि शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य में जजिया कर भी लगाया था, लेकिन उसने एक चीज़ पर पकड़ बनाए रखी थी कि साम्राज्य में भ्रष्टाचार को उसने रोका था, चाहे वो मस्जिद के अंदर मौलवी लोगों के बीच हो या कर का जो अधिग्रहण करने वाले हैं उनके बीच हो। तो उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। इसीलिए उसने बिना जाति का भेदभाव किए हिंदू मुस्लिम किए। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की भलाई के लिए, यानी कि अपनी जनता की भलाई के लिए काम किए। इसीलिए वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू कहा जाता था। आगे आइए। लाल दरवाज़ा, जिसे हम खूनी दरवाज़ा या काबुली दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। हम देखते हैं कि जब हुमायूं कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था तो उसने पुरानी दिल्ली में दीनपनाह नाम के शहर की स्थापना की थी। उसी दीनपनाह की इमारत तोड़कर इसने वहाँ पर मस्जिदें बनवाई और इन दरवाज़ों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक ने बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था? उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। जब अपने किसी अभियान के दौरान शेर शाह सूरी पटना में रुका था तो वहाँ के नदी क्रम को देखते हुए इसे लगा कि ये स्थान काफ़ी उपयुक्त रहेगा। वो बहुत दिन वहाँ रहा। हम देखते हैं कि पटना का जो पाटलिपुत्र नाम है वो अजात शत्रु द्वारा इसे दिया गया था। अगला प्रश्न आइए। शेर शाह सूरी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में, जो 22 मई 1545 को उस कालिंजर के युद्ध में चंदेल राजाओं से लड़ते हुए उसने किले की घेराबंदी की। उसी समय उक्का, नाम याद रखेंगे, उक्का नामक तोप से निकले गोले से वहाँ रखे बारूद में आग लग गई और उसमें शेर शाह झुलस गए थे। कालिंजर युद्ध का जीत का समाचार सुनकर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और सासाराम में एक झील के बीच में इनका मकबरा है जो अष्टकोणीय है
और वास्तु की दृष्टि से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माता अली वलाग खान थे। तो इस मृत्यु के साथ ही, चूँकि इसके बाद जो इनके पुत्र थे और वो बहुत ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध नहीं हुए, और 1555 तक किसी तरह से भारत में सूर्यवंश रहा। उसके बाद जो है भारत में पुनः जो है हुमायूं आ जाते हैं, और पानीपत के दूसरा युद्ध यानी कि 1526 में हेमू से लड़ने के बाद भारत में फिर से मुग़ल वंश की नींव पड़ जाती है। तो यहाँ हमने मुग़ल वंश के महान शासकों बाबर से लेकर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगज़ेब और बीच में 15 साल के शासनकाल के सूर्यवंश को देखा, शेरशाह की उपलब्धियों को देखा, और कैसे हम आज तक उसके द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को, जैसे पोस्टल सिस्टम है, रुपया है, ज़ब्ती प्रणाली है, इन सब का आज के भारत में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो करना हो कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।